हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। फिर से हम हाजिर हैं एक नए सेट के साथ, नए वीडियो के साथ। जो वीडियो बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा भी बिहार के सारे एग्ज़ाम्स या ऑल ओवर इंडिया के एग्ज़ाम हो गए, उसमें जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण है जो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट देने वाली है। इससे पहले भी बहुत सारे सेट अपलोड हैं ऑलरेडी, इसको जाइए, उसको देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको बेनिफिट होगी। थोड़ा सा वीडियो देख लेने को स्किप करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, रेगुलर देखिए, बने रहिएगा तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। आप लाभ लीजिए नहीं लीजिए आपकी मर्ज़ी पे है। तो आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इस समय कुछ जाता नहीं है, इतना आप तो आप कर ही सकते हैं। चलेंगे सेट पे, जो बीएसएससी सेट है, एडिटोरियल पब्लिकेशन बहुत ही जानदार है, महत्वपूर्ण है। सीधे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आज सेट नंबर 4 होने वाला है, देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट हम लोग का ये 4 होने वाला है। ठीक है, 75 क्वेश्चन आते हैं इसमें टोटल, जिसमें 50 जीके और 25 साइंस के होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है 75 में, और उधर मैथ और रीजनिंग होते हैं। 2 घंटा 15 मिनट मिलता है, सबको मालूम है। नहीं मालूम है मालूम कर लीजिए। चलेंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कैसा है। संस्थात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायित्व होगा। ऑप्शंस हैं क्या है, तो विधायिका के प्रति, दूसरा न्यायपालिका के प्रति, तीसरा है स्पीकर के प्रति, चौथा है राज्य के राजनीतिक प्रधान के प्रति। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग भी। इसे कमेंट में बताइएगा लास्ट में कितने मार्क्स आते हैं। पूरा वीडियो को देखिए, कॉपी कलम में नोट डाउन कीजिए और लास्ट में आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विधायिका के प्रति। ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधायिका के प्रति। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो कि केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है, जो केवल राज्यसभा, देख सकते हैं केवल राज्यसभा को प्राप्त है। ठीक है, तो पहला देख सकते हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग को प्रारंभ करना, दूसरा है उपराष्ट्रपति के पद च्युत करना, तीसरा है नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संतुति करना। ठीक है, और चौथा हो जाएगा भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। ठीक है, तो चलते हैं इसका आंसर बताते हैं आप लोग को। इसका हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण, जो यूपीएससी है उससे संबंधित जो है ना, यह सिर्फ राज्यसभा करते हैं। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण वगैरह करना वह इन्हीं का काम है। तो 2 का सी इज द करेक्ट आंसर। 3 देख सकते हैं राज्य संघों का संघ। क्वेश्चन क्या है सर आपका, राज्यों का संघ, राज्य संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस व्यक्तित्व का समर्थन करती है, बहुलवाद, समाजवाद, फांसीवाद, मार्क्सवाद। तो कौन सा करता है, तो सर बहुलवाद करेगा। ठीक है, बहुलवाद। 3 का ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुलवाद जो होता है ना, समाज की शक्ति का एक जगह केंद्रीकृत न होकर अनेक समूहों में बहुलवाद बटा होता है। ठीक है, तो यही है बहुलवाद। पोलराइजेशन कुछ होता है, पोलराइजेशन इसका इंग्लिश होता है। चलते हैं आगे। 4 नंबर, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल कितने पद सृजित है। जो पटना उच्च न्यायालय में पूछ रहा है, न्यायाधीशों के कुल कितने पद सृजित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 45, दूसरा में 53, तीसरा में है 51 और चौथा में है 48। तो इसके ऑप्शन 4 है, बताइए कौन सा हो जाएगा आपके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर 53। ठीक है, 53, पटना उच्च न्यायालय में 53 न्यायाधीश। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर, बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया गया जाता है। जो बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग हैं उसके कार्यों का विस्तार कौन करेगा। ठीक है, पहला है प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा है केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा, तीसरा राष्ट्रपति के द्वारा और चौथा है बिहार प्रदेश विधानसभा द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार प्रदेश विधानसभा द्वारा यह कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा में जो उसके अध्यक्ष और पद ग्रहण करने के जो होते हैं वो 6 वर्ष का होता है, उसकी अवधि 62 वर्ष होता है। 6 वर्ष और 62 वर्ष की होती है। 6 और 62 वर्ष के साथ होता है, 6 और 62 वर्ष। ठीक है, दोनों में से जो पहले है। चलेंगे 6 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पूछा जा रहा है सर कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे, पहला जॉन रस्किन, अनूट दिस लास्ट, ये पहला। दूसरा है जियोन्नी सर्टोरी, डेमोक्रेटिक थ्योरी। और तीसरा है पामर एंड जर्किन्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। और चौथा है जवाहरलाल नेहरू, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है। तो देखिए व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है ना, ये व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यही सही नहीं है। ठीक है, यही क्या है, सही नहीं है जवाहरलाल नेहरू का।
ठीक है। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है ना राम मनोहर लोहिया का, राम मनोहर लोहिया जी का है, ठीक है। राम मनोहर लोहिया का ये पुस्तक हो जाता है, ठीक है। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। चलिए आगे चलेंगे। भारत की खोज था जे.एल. नेहरू का ना, तो यहाँ गलत हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? जो कौन सा तत्व है जो संघीय व्यवस्था का नहीं है? लिखित संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तीसरा है सुदृढ़ न्यायपालिका, चौथा है प्रतिबद्ध नौकरशाही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका डी 7 का डी हो जाएगा प्रतिबद्ध नौकरशाही, ठीक है। प्रतिबद्ध नौकरशाही व्यवस्था नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 8 का क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? जो राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य होते हैं वो किस श्रेणी से चुने नहीं जाते हैं? पूछा है नहीं जाते हैं, ठीक है। पहला है स्थानीय निकाय और पंचायत के सदस्य का, दूसरा है शिक्षक का, तीसरा है स्नातक का, चौथा है उद्योगपति का। बता सकते हैं 8 का क्या हो जाएगा? तो नहीं चुने जाते हैं। तो सर उद्योगपति से नहीं चुना जाता है, ठीक है। उद्योगपति से नहीं चुना जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर, जो हरिसेन है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन का जो है, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति नाम याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन संबंधित है। यह दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई थी? 10, 12, 16, 9। बताइए कितना बताया था इसने? तो इसने बताया था सर सीधा सीधी 12, ठीक है। 12 बताया गया था इनके द्वारा। इनके द्वारा कितना बताया गया? तो 12 बताया गया था। चलिए आगे का चलेंगे 10 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस, जो हो सकता है मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक पूछ दिया। तब बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम प्रथम, जहांदार शाह, कौन सा है जो अंतिम शासक है जो बैठा था? तो अंतिम शासक में कहते हैं कौन सा बैठा था? तो मोहम्मद शाह, ठीक है। कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह बैठे थे। मोहम्मद शाह का जन्म कहते हैं 1719 से 1748। हाँ 1719 से 1748 हो जाएगा। इसका शासनकाल था। तख्ते ताउस पर बैठने वाला यही है। नादिर शाह इसी के समय शासन हमला किया था 1739 में। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर आइए। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, याद रखना है असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका है सर जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी इस आंदोलन को स्थगित। जो जालियांवाला बाग था उसके कारण नहीं, ये तो गलत है सर। यही तो गलत, सही नहीं। पूछा था सही नहीं है तो यही तो मिल गया, अब तक बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया और कुछ समय बाद खिलाफत आंदोलन और प्रशासनिक हुआ था। तो ऐसा कुछ था, लेकिन यह जालियांवाला बाग बेचारा नहीं होगा। चलिए 12 नंबर पर आइए सीधा। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जो अशोक के संबंध में, ठीक है, अशोक के संबंध में विचार करिए। देखिए क्या क्या हो जाएगा। अशोक एक ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुँचाने की कोशिश किया। हाँ बिल्कुल सही, ये तो आपको सही है सर, जानते हैं सब लोग आप लोग। दूसरा, अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा है। नहीं सर ऐसा नहीं, उसमें 4 लिपि का उसने प्रयोग किया, लेकिन ज़्यादातर की बात में हम नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा गलत है, ठीक है। तीसरा देखिए, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का, हाँ ये बात सही बात है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस में किया था? 13वें शिलालेख सर, 13वें शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया था, ठीक है। कलिंग राज खारवेल उड़ीसा। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर, चलते हैं 1 और 3 कहाँ है? 1 और 3 देखिए यहाँ पर, सी द करेक्ट आंसर 12 का। चलिए आगे आइए 13 में निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? कुषाण की दूसरी राजधानी पूछा है। पहली राजधानी क्या था कुषाणों की राजधानी? कुषाण शक्तिशाला, कुषाण वंश, कुजल कटफी से जानवे करते हैं। तो देखिए इसका पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ले लीजिए पहले, राजगिरी, अमरावती, मथुरा, गंधार। तो दूसरी राजधानी इसकी क्या है? तो दूसरी राजधानी सर मथुरा था, लेकिन प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी, याद रखना है। दूसरी राजधानी इसकी कौन थी? मथुरा, और प्रथम पुरुषपुर या पेशावर थी। चलिए 14 नंबर पर, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया है सर? लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया है? ठीक है, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? तो गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह और गुरु रामदास। लंगर व्यवस्था बता सकते हैं? तो गुरु नानक जी किए हैं। किसने किए थे? तो गुरु नानक जी ने लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किए थे, ठीक है। गुरु नानक का है ना करतारपुर पाकिस्तान में, तो इसको पूछा भी जाता है करतारपुर जो है किस नदी के तट पे है? तो सर रावी नदी के तट पर इनका उनका जन्म हुआ था, ठीक है।
जन्म। चलिए और आगे चलेंगे। ये आप देख सकते हैं एग्जाम पॉइंट का इसमें टैग है, ये आपको हम बता देता हूँ। देखिए आप इसको डायरेक्ट सर्च करके हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट 94 लिखिएगा, डायरेक्ट आपको बेल आइकन आ जाएगा। जनरल नॉलेज का एक बाइक ग्रीन टाइप का बेल आइकन होगा, ठीक है, और आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पर चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, आइए सर 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो देखिए दक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में आपको बताना है। दक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथन पर कौन सही नहीं है। देखिए बार बार क्वेश्चन में आता है कभी सही है कभी सही नहीं है, तो इस शब्द को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो गलती होना बहुत एकदम लाजमी है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन पहला ऑप्शन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर का 15 का, अली आबिद शाह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। सीधा सीधे हम पकड़ेंगे, अली आबिद शाह कह रहा है बहमनी साम्राज्य नहीं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था, लेकिन अली आबिद शाह कर दिया। पहला ही सर गलत हो गया हम लोगों का, ठीक है। लेकिन जो देखिए बहमनी साम्राज्य का स्थापना 1337 में किया होगा, तो सब हसन गंगू के नाम से अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो जिसको जाफर खान ने किया था, जिसे हसन गंगू भी कहते थे, ठीक है, हसन गंगू, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई थी। लूसेंट में भी हम लोग पढ़े हैं, टॉपिक में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो है उसके बारे में। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा, जिसमें गुलबर्गा, दौलताबाद, बराद और बीदर था। तो वही सब आगे बढ़ता है स्वतंत्र प्रांत। चलिए आगे चलिए 16 नंबर पर महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज। देखिए हिंद स्वराज है गांधी जी की पुस्तक है, वो कब आई थी? 1909, 1915, 1919, 1922, बताइए सर। तो सर 1909 में आया था, 1909 में महात्मा गांधी की हिंद स्वराज पुस्तक, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक कब आया? तो 1909 में। चलिए आगे चलेंगे। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम बताना है आपको, ठीक है। तो कालक्रम सर बताइए, मुगल काल के सभी युद्ध है उसके कालक्रम को बताना है। तो देखिए चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खानवा का। देखिए इससे पहले ही क्वेश्चन में हम आपको डेट्स एक बता देते हैं, सो कौन पहले पहले हुआ था, और उसी से हम लोग चेंज कर लेंगे कौन इसका आंसर होगा सीधा सीधी। तो देखिए पहले हम आपको इसी में लिख देते हैं। अब जैसे आप कह सकते हैं इसमें पहला है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ था सर 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था, तो 1539 ये हो गया, नोट करिए। घाघरा का युद्ध कब हुआ था सब बताइए। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529, 5 मई 1529, तो 1529 देखिए यहाँ, ये देखिए 29 39 याद रखिएगा। फिर खानवा का युद्ध कब हुआ था? सॉरी खानवा नीचे आ गया, तो ये होगा 17 मार्च 1727, ये 27 में हुआ था सर, 27 याद रखना है, 27 29। और सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था बता दीजिए, बताइए सर। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तब 1668 में सर, 1658 में 26 जून 1658 में सामूगढ़। तो देखिए सही कालक्रम आपको बताया है, तो कौन हो जाएगा सर? पहले खानवा का युद्ध देख सकते हैं सर, कहाँ है? देखिए खानवा का युद्ध पहले आ गया 1527, फिर 29 घाघरा का युद्ध आ गया, फिर 1539 चौसा का युद्ध, और फिर सामूगढ़ है 1658। तो सी इज द करेक्ट आंसर हो गया ना, करेक्ट। चलिए सर बहुत सही। आ जाइए 18 नंबर पर। 18वां क्वेश्चन क्या है? 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा कहा था? तो आपको मालूम हम लोग पीछे पढ़े हैं कब तक, तो जून 1948, अगस्त 1947, जनवरी 1948, जून 1949। कब तक उसने घोषणा ही कर दिया था कि हम उसको पीछे लेने के लिए करेंगे, मतलब आपको स्वतंत्रता घोषित कर दें। देखिए 47 में उसने घोषणा कर दिया था, और जून 1948 से कहा था पहले हम ब्रिटिश जो शासन अधीन है उसको भारत को सौंप देंगे। तो जून 1948 का फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा 18 का ए, ठीक है, और 18 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए घोषणा कब किया था? तो 3 जून 1947 को ऐलान किया गया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय, ठीक थे, उस समय थे। चलिए जून 1948 से पहले बोला था, याद रखना है दोनों डेट को। आगे चलिए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम व्यवस्थित करना, इसमें भी सजाना है सर, तो चलिए इसको सजा देते हैं, ठीक है। अब हम डेट बताते हैं, ऑटोमेटिक सजा। असहयोग आंदोलन समझिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था सर? अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन सर 1920, सीधा सीधी 1920 देख सही है, सॉरी 1920, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 1918, मार्च 1918 में हुआ था, याद रखना है, मार्च 1918। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। और खेरा आंदोलन भी 1918, लेकिन ये सर 22 मार्च 1918 को हुआ था, ये भी 1918। तो पहले देखिए सर ये आपको हुआ था, ये देख सकते हैं। तो लेकिन 17 में हुआ था, 20 में। तो सबसे पहले कौन हुआ था? चंपारण सत्याग्रह था, सब फर्स्ट में 3 नंबर आ जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद ये पहले अहमदाबाद मिल हुआ था, अहमदाबाद मिल हुआ था 2, तो 3-2 कहाँ पे? देखिए 3-2 मिल गया सर। पहले कौन हुआ था? चंपारण सत्याग्रह,
17। उसके बाद अहमदाबाद मिल, ये मार्च शुरू में ही 3 या 5 मार्च को हुआ था। उसके बाद खेरा भी 18 में हुआ था, इसके बाद हुआ था 22 को, और सहयोग आंदोलन 1920 को। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सारा हम डेट बता दिए हैं, इसका सजा लीजिए। चलिए चलते हैं 20 पे। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत जो स्वतंत्र सत्याग्रह था, उसके तीसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तो हमको अब बताना पड़ेगा। देखिए, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत ऐसे हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को, और पवनार महाराष्ट्र से चालू हुआ था गांधी जी द्वारा। ठीक है, कहाँ हुआ था? और इसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। यही हो गया सर, तीसरे पूछ दिया, आपको आंसर भी मिल गया, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर, श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या है? पॉइजली, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। श्यानता की इकाई क्या हो जाएगी? तो सब पॉइजली हो जाएगी, पॉइजली। ठीक है, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे श्यानता का जो ऐसा मात्रा होता है पॉइज, यहाँ पर पॉइजली गुण, द्रव के गुण के कारण है। और इसका एक और अन्य मात्रक होता है केजी। क्या हो जाता है? केजी ऐसे ही कुछ होता है, केजी सेकेंड मीटर पर स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। और एक होता है पास्कल पर सेकेंड, या पास्कल सेकेंड सीधे होगा, सॉरी, पास्कल सेकेंड, केजी सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या पॉइजली, ये तीनों श्यानता का ही मात्रक है। आगे चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से किसका एसआई मात्रक एक समान है? किसका मात्रक एसआई जो है स्टैंडर्ड वाला है वो एक समान हो जाएगा? देख सकते हैं। संवेग और बल का है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। इसका कार्य ऊर्जा का है? कार्य और ऊर्जा का ही है। कार्य का भी होता है जूल, ऊर्जा का भी होता है जूल, तो मिल गया। बल और दूरी का है? नहीं। बल और दाब का है? नहीं। तो बी द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 23 नंबर को देख सकते हैं। ध्वनि की छिन्नता किसके द्वारा निर्धारित होती है? ध्वनि के वेग से, ध्वनि के आयाम से, ध्वनि के तरंग दैर्घ्य से, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि की जो तिरछा होती है सर, ये ध्वनि के तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होती है। ठीक, ध्वनि के तरंग दैर्घ्य से। तो 23 के आपका हो गया सी आंसर। अब सर ध्वनि का वेग ये तो नहीं होगा, तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है सर आपके पास। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? जो घर्षण बल है उसमें शामिल, माने ऊर्जा का परिवर्तन होता है और उसमें भी घर्षण बल शामिल है। तो पहला है गतिज से उष्मा ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, और तीसरा है रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, या इनमें से सभी। तो बताइए क्या हो जाएगा सर? तो देखते गतिज ऊर्जा से ना सर उष्मा ऊर्जा जो होता है, फर्स्ट जो आंसर है ये सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला, तो ये फर्स्ट वाला ये सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 25 पे। 25 क्या है? निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिविटी 6 का एक प्रकार नहीं है? तो रेडियो एक्टिविटी 6 का प्रकार कौन नहीं है सर? कौन नहीं हो जाएगा? तो रेडियो एक्टिविटी के 6 नहीं, तो अल्फा 6, डेल्टा 6, गामा 6, बीटा 6। बताइए कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सर? डेल्टा 6 सर, डेल्टा 6 नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। लाल रक्त जो कणिकाएं हैं, वो कणिका विहीन जंतु, क्या पूछ रहा है? कणिका विहीन जंतु है। तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, जो कणिका विहीन जंतु कौन है? मेढक है, केचुआ है, सर्प है, मोर है। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केचुआ। ठीक है, 26 का बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, लाल रक्त कणिका जिसमें केचुआ में नहीं होता है। ठीक है, यह केचुआ क्या उसको बोलते हैं? अकशेरुकीय होते हैं। ठीक है, जो जीनस फेंटिमिना से संबंधित रखते हैं। ठीक है, इसमें आरबीसी की कमी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर को देखिए। निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? तारे का टिमटिमाना, क्वेश्चन यही पॉइंटेड करना है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का वायुमंडलीय परिवर्तन, या कुल आंतरिक परिवर्तन। तो जो तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 27 का सी, तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? जो न्यूनतम पूछा है, प्रकाश की गति है और उसमें भी न्यूनतम पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए निर्वात में अधिकतम होता है, लेकिन न्यूनतम आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन है जल, निर्वात, वायु, कांच। बताइए किस में हो जाएगा? तो सर कांच में हो जाता है। ठीक है, कांच में सबसे न्यूनतम होती है। देखिए निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इसमें, और आपको जल में कितना हो जाता है? जल में 2.25 होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड कांच में कितना हो जाएगा? तो 2 होता है, 2 × 10⁸। तो यही ना कम हुआ। निर्वात में 3 है, ये 2.25 है, ये 2 ही है। ठीक है, तो यही हो जाएगा डी द करेक्ट आंसर। चलिए 29 देख लीजिए। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा आबंध है?
नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन सा आबंध होता है? तो आयनिक आबंध, एकल सहसंयोजी आबंध, द्विसंयोजी आबंध, त्रिसंयोजी आबंध। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो सर इसका करेक्ट त्रिसंयोजी आबंध, त्रिसंयोजी आबंध हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस के अणुओं में त्रिसंयोजी आबंध, थर्ड बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? ठीक है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए और बी दोनों। तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर। अगला चलिए 31 नंबर। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पूछा गया 31 में, उनकी विद्युत चालकता समान होती है। पहला, नहीं ये तो गलत है सर। उनके पास समान क्रिस्टल, नहीं ये भी गलत है, दोनों का क्रिस्टलीय संरचना भी अलग अलग है। उनके पास समान डिग्री कठोरता है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 32 नंबर पे। निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहा गया? अनबूझा चूना किसे कहा गया? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO2, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो इसमें बूझा हुआ चूना कौन होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को हम बूझा हुआ अनबूझा चूना कहते हैं। ठीक है, बिना बूझे हुए चूना या अनबूझा चूना इसी को कहते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक रूप कैल्शियम का ऑक्साइड होता है। दूधिया चूना किसको बोल दीजिएगा? इसको CaOH का होल ट्वाइस दूधिया चूना इसी को बोलते हैं। ठीक है, चूना का सूत्र कह सकते, दूधिया चूना कह सकते, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। चलिए आगे चलेंगे। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापिए जानवे करते हैं किसका? तो आर्द्रमापी, सिस्मोग्राफी, वायुदाब मापी, रिक्टर स्केल। तो सीधा सीधी है, आसान प्रश्न है, इजी है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं और रिक्टर स्केल पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है रिक्टर स्केल में। ठीक है, 1 से 9 तक होता है। चलिए आगे चलेंगे। पेशियों में थकान, पेशियों में जो थकान होता है सर, पेशियों में जो थकान श्रांति निम्नलिखित किस, जो पेशी में ना आपको मांसपेशी में दर्द थकान वगैरह होता है, वो किसके कारण होता है? बहुत आसान प्रश्न है सर, लैक्टिक अम्ल जम जाता है उसके कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं सीधा सीधी। बायोगैस निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख होता है? बायोगैस में पूछा है कौन सा अवयव प्रमुख है। ठीक है, बायोगैस में कौन सा अवयव प्रमुख है? कौन सा हो जाता है? सीधा सी आसान क्वेश्चन है। तो मीथेन होता है, बता देते हैं 80% इसमें लगभग बायोगैस में मीथेन ही होती है। ठीक है, बायोगैस में क्या होता है? मीथेन होता है। चलिए आगे क्वेश्चन चलेंगे 36 पर। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? देख सकते हैं एल्केन का कमान CnH2n-2, CnH2n+2, CN3HN-3 और या CnH2 है। तो एल्केन प्लस में होता है, तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्केन का पूछा है, जब एल्कीन का पूछेगा सूत्र था तो ये एल्कीन CnH2n एल्कीन का है, और एल्काइन का पूछेगा CnH2n-2 ये एल्काइन का हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जो अनुवांशिकता का नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो अनुवांशिकता का नियम को पूछा जा रहा है सर। तो अनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो मेंडल ने, मॉर्गन ने, बेटसन ने या बोबेरी ने। तो अनुवांशिकता ग्रेगर जोहान मेंडल, सबको मालूम है ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, उन्होंने अनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादन किया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हीं को कहते हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत जो पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जंतु जीवाश्म, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पोलियो वनस्पति के अंदर किसी का अध्ययन नहीं किया जाता। इसको पोलियो बॉटनी जिसको बोलते हैं, पोलियो वनस्पति या पोलियो बॉटनी। देखिए इसके अंतर्गत ना पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं था। क्या देखिए पोलियो वनस्पति जिसको पोलियो बॉटनी बोलते हैं या पादप जीवाश्मों का अध्ययन इसमें होता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर। अधिकांश कीट शोषण करते हैं। अधिकांश कीट होते हैं किससे शोषण करेंगे? त्वचा से, कोलोम से, फेफड़ों से, वातक से। जो अधिकांश कीट होते हैं तो वातक से करते हैं सर। किससे करते हैं? तो वातक क्रिया से करते हैं। ठीक है, वातक क्रिया शोषण के लिए क्या होता है? तो वातक क्रिया से करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं, डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, हाँ, शोषण के लिए नलियों का, वातक का ट्रैकी नली वही होता है जिसको बोलते हैं। ट्रैकी भी कहीं रहेगा, नली भी रहेगा, उसका प्रयोग वहाँ पर करता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए अगला। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण स्तंभ है? स्तंभ रूपांतरण पूछा है कौन सा है? ठीक है, स्तंभ रूपांतरण कौन है? गाजर है, शकरकंद है, नारियल है, आलू है। कौन सा हो जाएगा स्तंभ रूपांतर? बताइए सर। सर आलू हो जाएगा, आलू 40 का डी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के जंतु आते हैं। जो प्रथम पोषक स्तर के जंतु आते हैं
तो प्रथम पोषक स्तर का पूछा है, अंतर्गत कौन आएगा? तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी जंतु, पादपहरी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा आंसर होगा बताइए। तो इसके प्रथम पोषक स्तर की बात की गया है, तो प्रथम ऑप्शन हरित पालक, हरित वाला होता है ना, पेड़ पौधे होते हैं प्रथम पोषक स्तर के, तो डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, जो मतलब प्रथम पोषक में क्या होता है, वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन को निर्माण स्वयं करते हैं, तो वो प्रथम पोषक स्तर या उत्पादक, इसको उत्पादक भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? उत्पादक या प्रथम पोषक स्तर, यही हो जाएगा। चलिए 42 को देखिए, डीएनए में उपलब्धता से कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता है? जो डीएनए में उपलब्धता से कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता है, पूछा है। नहीं बना, देखो गौर करना है, एडानिन, टायरोसिन, गुआनिन, साइटोसिन। देखिए टायरोसिन आपको लग रहा है ना, ये गलत हो जाएगा, टायरोसिन हो जाएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। एडानिन, गुआनिन होता है, साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं, ठीक है, टायरोसिन नहीं बनाता है, ठीक है, ये टायरोसिन यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आगे चलेंगे। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज, क्या कह रहा है? स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? ठीक है, कौन सा एंजाइम हो जाएगा? तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा? इन्वर्टेज, इमाइलेज, डिहाइड्राइनेज या एनहाइड्रेज। तो कौन सा इसमें हो जाएगा सर? तो इमाइलेज हो जाएगा, इमाइलेज, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमाइलेज। ठीक है, विटामिन सी इसमें खट्टो साइट्रस होता है, इसीलिए सॉरी गलत हो गया, इमाइलेज होना चाहिए ना। स्टार्च है ना, तो हम विटामिन सी पढ़ दिए। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, चर्म को स्वास्थ्य रखिए, विटामिन सी यहाँ, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी यहाँ पर लिखा था जो बोल रहे थे, तो यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 का सी होगा। 45 देख सकते हैं, निम्न वर्ग क्वेश्चन है, निम्न वर्ग सर्वाधिक दाता डोनर, यूनिवर्सल डोनर पूछ लिया है, कौन है सर? ए है, ओ है, ए है या ए बी है, कौन हो जाएगा बताइए। यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो ओ हो जाएगा, 45 का बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है। चलिए 46 पाइए। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? जो तेंदुआ है ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो सर किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक तेंदुआ को घोषित कर दिया है। ठीक है, IUCN के अंतर्गत तेंदुआ दुर्लभ जीवों में आता है, स्नो लेओपर्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर रहे हैं, देखिए देश में किर्गिस्तान ने किया है, लेकिन राज्य पूछेगा तो सर आपको यहाँ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य की बात किए हैं तो हिमाचल प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है, याद रख लीजिएगा। देखिए एक लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख, और एक हो जाएगा HP। ठीक है, तो दोनों ने किया है। चलिए आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट था जो हमको ये पता है, आपको मैं बिल्कुल बताते चलूँगा। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, बताइए। तो किसको मिला है सर? तो उड़ीसा को मिला है। ठीक है, उड़ीसा। गणतंत्र दिवस वो भी कौन सा, तो बता देते हैं, 75वां गणतंत्र दिवस था, और उसमें उड़ीसा के झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का मिला है। ठीक है, चलिए 75वें गणतंत्र पर ये किस देश के अतिथि थे? तो एमेनुअल मैक्रोन थे मुख्य अतिथि, जो फ्रांस के थे। कहाँ के थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे एमेनुअल मैक्रोन। 75वें थे, उड़ीसा को मिला है। और विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, वो जागरूक करने को वहाँ विषय था उन। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 48। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी को कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको मिला है? तो भोपाल सूरत, इंदौर सूरत, सूरत नवी मुंबई या इंदौर भोपाल, बताइए किसको मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर सूरत को सर, इंदौर सूरत, बी इज द करेक्ट आंसर, इसको मिला है पुरस्कार, 48 के बी। चलिए 49 नंबर। क्रॉस काउंट पुस्तक के लेखक, VVI क्वेश्चन सर, VVI क्वेश्चन। क्रॉस काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? क्रॉस काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? जयदीप मुखर्जी, शशि थरूर, सलमान रुश्दी, इनमें से कोई नहीं। तो क्रॉस काउंट क्या आ जाए? तो जयदीप मुखर्जी। ठीक है, जयदीप मुखर्जी क्रॉस काउंट पुस्तक के लेखक है। ठीक है, सलमान रुश्दी का बुक का नाम बताइए। सलमान रुश्दी विक्ट्री सिटी, हाँ विक्ट्री सिटी उनका पुस्तक है। और शशि थरूर का भी बहुत सारा पुस्तक है। अम्बेडकर ए लाइफ, आपको आ गया, ध्यान आ रहा है? अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर का था। चलिए और आगे चलते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस देश के द्वारा किया जाएगा 2026 में? रूस, कनाडा, इटली, फ्रांस। तो इटली के द्वारा किया जा रहा है 26 में। ठीक है, इटली के द्वारा। पहला शीतकालीन ओलंपिक कब हुआ था?
1924 में हुआ था, ठीक है, वो भी फ्रांस में हुआ था पहला। अब 26 वाला इटली में हो रहा है, ठीक है, इटली में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में चदुम्बी महोत्सव मनाया गया है? चदुम्बी महोत्सव मनाया जाता है कहाँ? मणिपुर, असम, अरुणाचल, नागालैंड। ऑप्शन 4 है मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। बताइए कहाँ है चदुम्बी महोत्सव, कहाँ मनाया जाता है? तो सीधा प्रश्न, सीधा आंसर, असम मनाया जाता है, ठीक है। तो चदुम्बी महोत्सव असम में मनाया जाता है। तोरंगिया कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, तोरंगिया अरुणाचल में। और देखिए संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है, संगाई महोत्सव मणिपुर। और हॉर्नबिल नागालैंड में, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ? तो नागालैंड में। और चदुम्बी हो गया असम में। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? संसद रत्न पुरस्कार 2024 कितने लोगों को मिला है लोकसभा के? तो फिर से संसद रत्न पुरस्कार 2024 कितने लोगों को? 2 को, 5 को, 9 को या 7 को? तो कितने लोगों को मिला है सर? 5 लोगों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 मिला है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, जिसमें 5 लोगों को कौन का नाम बोल देते हैं हम आपको। देखिए सुकांत मजूमदार है, भाजपा से थे। श्रीकांत एकनाथ शिंदे हैं, ये भी शिवसेना से थे। सुधीर गुप्ता हैं, भाजपा से ही। राम सिंह किल्हो एनसीपी से थे। और कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस से थे। तो ये 5 को मिला है। चलिए आगे चलेंगे। हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? योगश्री पहल को राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। योगश्री पहल किस द्वारा? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 53 का डी, पश्चिम बंगाल। योगश्री पहल पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न 54 पे आइए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी दिया है? माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी दिया है? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, USA। तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी को किसने दिया है बताइए? तो इटली ने दिया है सर, इसको इटली ने दिया है, इटली। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत ने किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया है? रूस को किया है, UAE को किया है, सऊदी अरब को किया है या वेनेजुएला को किया है? किसको किया है? तो सर सऊदी नहीं, UAE को किया होगा, संयुक्त अरब अमीरात को किया होगा। संयुक्त अरब अमीरात को पहली बार कच्चा तेल खरीदने भारतीय रुपये में भुगतान कर दिया। चलिए अगला प्रश्न पाइए। अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पानली पहाड़ी कहाँ मिलती है? ये कहाँ तीनों मिलता है? ये इलायची की पहाड़ी, अन्नामलाई और पानली की पहाड़ी तीनों एक साथ टच होते हैं। अनाईमुदी में, कलसुबाई में, दोता बेटा में या पुष्पागिरी में। ये कहाँ पर दोनों टच करते हैं? तो अन्नाईमुदी में सर टच करते हैं तीनों, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अन्नाईमुदी में टच करते हैं। अन्नाईमला की पहाड़ी जो है सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुदी है। अन्नामलाई की पहाड़ी तो अन्नाईमुदी है वही, इसीलिए वहाँ टच करती है। अगला 57 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से किस में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान में तांबा का है ज़्यादा भंडार, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में? बताइए। तो सर राजस्थान में खेतरी, जानवे करते हैं खेतरी तांबा के लिए है, तो राजस्थान में बड़ा भंडार है। चलिए, लेकिन दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा, दूसरे पर मध्य प्रदेश। अगला 58 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लॉकलैंड देश है? एक लॉकलैंड भूबद्ध अवध देश है जो चारों तरफ से मिट्टियों से घिरा है, समुद्र नहीं है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, मैच होना है। लाओस ऑप्शन है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार। देखिए बांग्लादेश में तो समुद्र सटा हुआ है, म्यांमार में भी सटा हुआ है, लाओस और अफगानिस्तान देख रहा है। या 1-2 होगा या 2 होगा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो देखिए नहीं, लाओस भी है, बिल्कुल है, और अफगानिस्तान में 1-2 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो 58 का ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं 59 पे। 59 नंबर प्रश्न को देख सकिए। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर की श्रेणी है, अब किस पर्वत श्रेणी का भाग पूछा है? सतपुरा का है, विंध्याचल श्रेणी का है, पूर्वी घाट का है या शिवालिक श्रेणी का? सोमेश्वर श्रेणी किसका भाग है सर? तो ये आपका सर शिवालिक श्रेणी का भाग है, सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है, शिवालिक श्रेणी। अब देखिए सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का भाग है, जिसका शीर्ष भाग भी बिहार नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, यही है। और इसकी सर्वोच्च चोटी 774 मीटर है। कितना है? 774 मीटर ही इसकी है। चलिए 60 नंबर पाइए आप। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा नहीं बना? देखिए म्यांमार को पूछा और सीमा नहीं करता। अरुणाचल करेगा, बिल्कुल करता है अरुणाचल। मिजोरम भी करता है, मणिपुर भी करता है, सिक्किम नहीं करेगा। कहाँ म्यांमार, कहाँ सिक्किम, तो नहीं करेगा। 4 राज्य करते हैं जिसमें अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, एक और नागालैंड है सर, एक नागालैंड है, याद कर लीजिए 4, ठीक है। सिक्किम किस देश को टच करता है? तो भूटान को करता है। भूटान में 5 राज्य टच करते हैं, कौन कौन से? एक असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल और सिक्किम। नहीं, उसमें वहाँ भी 4 करता है, सॉरी 4 वहाँ ही।
चलिए 61 नंबर, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल 3 बड़े राज्य पूछ दिया है, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो राजस्थान है, तो देख सकते मिल गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पहला ही आंसर हमको मिल गया, सीधा सीधी है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 क्रम है, ठीक है। आगे चलते हैं। 62 पाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कयांत्रित चट्टान नहीं, कयांत्रित चट्टान नहीं, नीस है, शिस्ट है, ग्रेफाइट है, बेसाल्ट, कौन सा नहीं है? तब बेसाल्ट हो जाएगा, बेसाल्ट, बेसाल्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, कयांत्रित चट्टान बेसाल्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, तब बेसाल्ट नहीं, यह अगन्य चट्टान है, यह अगन्य चट्टान में आता है। कौन सा? बेसाल्ट अगन्य चट्टान में आता है। हाँ, ग्रेनाइट भी अगन्य चट्टान में, और बिटुमिनस कोयला भी अगन्य ही है। देखिए नीस जो है, नीस, शिस्ट और ग्रेफाइट है, ये सब कयांत्रित में आते हैं, ये सब कयांत्रित में, नीस, शिस्ट और ग्रेफाइट कयांत्रित, ठीक है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और बिटुमिनस कोयला ये सब आपको अगन्य चट्टान है। चलिए 63, चलिए भारत चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन, रेड क्लिफ, इंदिरा पॉइंट, डूरंड रेखा। भारत चीन को रेखा को हम क्या कहते हैं? मैकमोहन। इसका निर्धारण 1914 में हुआ था, ठीक है सर, 1914 में। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा, डूरंड अब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इंदिरा पॉइंट जानकर निकोबार द्वीप समूह में है, और यह निकोबार द्वीप का अंतिम गांव है। भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। जवाहरलाल रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या 7वीं? तो जवाहर रोजगार योजना है, किस पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था सर? 7वीं योजना में। और कब किया गया था? 1985 से 1990, 1985 से 1990 में चालू किया गया था, ठीक है। हाँ, 7वीं योजना। और डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है, यही 7वीं योजना कौन है? तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था 7वीं योजना। आगे चलिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस 25 को, 26 को, 28 को या 29 को? आसान प्रश्न है सर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, उन्हीं के उपलक्ष्य में जन्मदिन पर मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, जानबे करते हैं। हॉकी के जादूगर उनको कहते हैं। चलिए 66, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? लिम्बू, वासी, रियांग या मिकिर? कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाएगा? सर लिम्बू जनजाति है जो सिक्किम में पाई जाती है। लिम्बू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सिक्किम। तो वासी कहाँ पाई जाएगी? वासी लक्षद्वीप में पाई जाती है, वासी जनजाति है। और रियांग कहाँ पाया जाएगा? रियांग त्रिपुरा में, त्रिपुरा में, रियांग त्रिपुरा में। और मिकिर तो सबको मालूम है, मिकिर जनजाति कहाँ? नागालैंड में, मिकिर नागालैंड में। चलिए आगे चलते हैं। 2001 और 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि कितनी है? मध्य की जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 16.70%, 17.70%, 17.50%, 18.7। तो कितना हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया, तो 17.70 हो जाएगा। ये बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या भारत में कितना? 17.5 है, जानबे करते हैं। 17.7 वृद्धि दर है। 68 आइए, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। देखिए रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से पूछ दिया है? नृत्य है, नृत्य का क्वेश्चन कन्फर्म है। कौन से? तो कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम। किससे है? रुक्मिणी देवी का संबंध भारतनाट्यम से हो जाएगा, ठीक है। भारतनाट्यम भी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। चलिए आगे चलेंगे। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? गांधीनगर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो आपका कहाँ था? चंडीगढ़ में हो जाएगा, चंडीगढ़ में, ठीक है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में। गांधीनगर में क्या है सर? प्लाज्मा अनुसंधान है गांधीनगर में, प्लाज्मा गांधीनगर में। बेंगलुरु में क्या है सर? बेंगलुरु में क्या है? बहुत सारा है बेंगलुरु में। और हैदराबाद में कुछ होगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। फिर 70 नंबर क्वेश्चन पाइए सर, हम लोग 70 पे आते हैं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है। मैच करना है, यहाँ क्या करना है? सूची 1 को सूची 1 से मैच कर दीजिए, ठीक है। तो मैच करते हैं। तो क्या इसका हो जाएगा सर? सिंपलीपाल कहाँ हो जाएगा? देखिए सर 1 का 4 उड़ीसा। दिहांग दिबांग है, जो दिहांग दिबांग है इसका मैच है। दिहांग दिबांग कहाँ हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश। देखिए नौकरेक कहाँ हो जाएगा? हिमाचल या उत्तराखंड? नौकरेक मेघालय में होगा, सॉरी, नौकरेक जो है मेघालय में। और कोल्ड डेजर्ट बताइए सर। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में हो जाएगा। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? तो हिमाचल। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 5 1। 3 4 5 1 देख लीजिए, 3 4 5 1, सॉरी 4 4 3 5 1 हो जाएगा ना। हाँ
डी इज द करेक्ट आंसर होगा सर, ठीक मिल गया। चलिए 71 नंबर, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बहुत बेबी क्वेश्चन है। वन संरक्षण अधिनियम 86 में, 90 में, 80 में, 93 में। वन संरक्षण अधिनियम तो 1980 द करेक्ट आंसर सर, 1980 द करेक्ट आंसर, वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक, देखिए द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है, इसको मॉडिफाई किया जाता है, बनाया जाता है। तो O2 है, ऑक्सीजन से बना है, तो यही द्वितीय प्रदूषक हो जाएगा। SO2 ऑलरेडी वायुमंडल में है, CO2 ऑलरेडी वायुमंडल प्राकृतिक रूप से है, CO भी है, तो ये हो जाएगा द्वितीय प्रदूषक, सीधा सीधे। जो मॉडिफाइड होता है उसको द्वितीय प्रदूषक में कहते हैं। प्राथमिक जो वायुमंडल में ऑलरेडी है, ठेठी भाषा में कह सकते हैं। तो आगे चलेंगे, समझ गए होंगे। O3 था, ओजोन था, जो द्वितीय प्रदूषक था। 73 नंबर, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है कि जिनेवा में कि पेरिस में कि रोम में? सर लंदन में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में सर, ठीक। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के मध्य अक्षांश घास के मैदान को क्या नाम है? अक्षांश घास का मैदान है भारत, ठीक है, उसको पूछा गया है। तो भारत और दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहेंगे? पेरी कहिएगा, पम्पास, वेल्ड या स्टेपीज? तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास बोलते हैं, ठीक है, पम्पास, ठीक है। अब पेरी कहाँ के बोलते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के, ये जो पेरी है इसको कहाँ के बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को पेरी कहते हैं, ठीक है। वेल्ड है, जो वेल्ड कहाँ के बोलते हैं? दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहिएगा, ठीक है ये। और स्टेपिस जो है, स्टेपिस कहाँ का? हाँ, तो मध्य एशिया और यूरोप, पूर्व मध्य एशिया के भी और यूरोप के भी घास के मैदान को स्टेपी कहिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। चलिए अंतिम क्वेश्चन को देखिए, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत है, चीन है, ब्राज़ील है या जापान है? बताइए। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक सर चीन हो जाएगा, ठीक है, चीन। विश्व में प्रथम रेशम का उत्पादन चीन है, जबकि भारत दूसरे स्थान, अपना जो भारत है सर सेकेंड स्थान पर, ये जो है ये सेकेंड स्थान पर आता है, ठीक है। रेशम शहतूत से उत्पादन किया जाता है, ठीक है, सर्वे जाते हैं। और राज्य की बात करिएगा रेशम उत्पादन में, तो कर्नाटक टॉप स्थान पर है, ठीक है। और रेशम के उत्पादन का एक होता है सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम उत्पादन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो चलिए इसी के तहत 75 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए सभी लोग, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसा लगा। फिर दूसरे वीडियो मिलेंगे फिर, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।